रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी है, जो तेजस्वी यादव की बहन है, जो तेज प्रताप यादव और मीसा भारती की भी बहन है, जो राबड़ी देवी की बेटी है, वो बेटी अब रो रही है। ना सिर्फ रो रही है बल्कि यहां तक कह रही है कि वो राजनीति से अब संन्यास भी ले सकती है, सामाजिक जीवन से भी दूर हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रोहिणी आचार्य पर कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की ही नहीं। अब सोचिए जरा कि चुनाव को महज 1 महीना बाकी है और रोहिणी आचार्य जो कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, जीतते जीतते रह गई। जो रोहिणी आचार्य राजद में इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी बेटी पर परिवार के अंदर से भी और बाहर से भी ऐसे आरोप लगने लग गए कि उन्होंने ना तो अपने पिता को किडनी डोनेट की है और ना ही वो राजनीति में रहने लायक है। आखिर वो कौन लोग हैं? देखिए, पूरी बातचीत में आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में कैसे एक परिवार आपस में जंग में कूद चुका है और इसमें भीतर वाले ही नहीं बाहर वाले भी आ चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता, आप देख रहे हैं पीओ भारत और गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, एक वाक्य आपको शेयर करती हूँ। जब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की थी, सिर्फ बिहार नहीं देश भर में उनकी खूब सराहना हुई थी। लेकिन उस वक्त जब हम लोग ग्राउंड पर थे और हम लोग एक नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, लेकिन राजद के एक वरिष्ठ प्रवक्ता से सवाल किया था कि भाई रोहिणी आचार्य ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, पार्टी के अंदर क्या उनको अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका भी मिलेगा, क्या वो राजनीति में भी अब कदम रखेंगी? उस वक्त रोहिणी आचार्य का नाम राजनीति में नहीं आया था। मेरा ये सवाल सुनते ही राजद के जो प्रवक्ता थे वो एकदम बिचक गए और उन्होंने दूर से इशारा कर दिया कि नहीं नहीं भाई, हाथ जोड़ते हैं, इस मामले में हम कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मैं हैरान थी क्योंकि पूरे देश भर में रोहिणी आचार्य की चर्चा थी और राजद के इतने बड़े प्रवक्ता रोहिणी आचार्य के बारे में क्यों कुछ अच्छा नहीं बोलना चाहते हैं। इससे एक बात समझ में आ गई थी कि भाई ये खेमा तेजस्वी यादव का खेमा है, जो सिर्फ तेजस्वी की जय जयकार करना चाहता है राजद के अंदर। और उस वक्त ही मेरे मन में ये विचार भी आया था, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की थी कि आने वाले दिनों में इनके परिवार में यही कुर्सी और सत्ता का खेल और ये रोहिणी आचार्य का जो चमकता हुआ चेहरा, जो उनके लिए पूरे बिहार में ये जो भावना पैदा हुई है, इसको लेकर विवाद हो सकता है। और आज तस्वीर बिल्कुल गुड्डू जी वैसी दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ परिवार में कुर्सी की लड़ाई का ये खेल है या किसी बाहर वाले ने आके यहाँ पर सारा खेल बिगाड़ दिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात पर बड़ा हंसी आती है, जब हमने उनका एक पोस्ट देखा ट्विटर पर, या जिसकी चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमको इस पर बहुत हंसी आती है कि आप राजनीति में थी कब कि आप उससे संन्यास ले लीजिएगा? ना तो आप पहले कभी राजनीति में थी, ना आज है, ना कल रहिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति कोई लूडो का खेल नहीं है या कोई शतरंज का खेल नहीं है कि आप बैठे खेल लिया, आपको टिकट मिल गई, आप हार के चले आए, या जो कुछ हुआ इसका कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति की परिभाषा जो हम समझते हैं वो ये होती है कि राजनीति में एक पर्सन को निवेश करना होता है। मेरा सवाल ये है कि रोहिणी ने क्या, बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि रोहिणी जी या उन जैसे और नेता और नेत्रियां, उनका निवेश क्या है राजनीति में? क्या उन्होंने कोई प्रदर्शन किया? क्या उन्होंने कोई आंदोलन खड़ा किया? क्या उन्होंने किसी बेकस बेसहारा विधवा का कोई पेंशन भरने का आवेदन खुद से भरा? क्या कभी वो जनता की समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास गए, कुछ किया? कोई निवेश नहीं है उनका, सिवाय इसके कि वो हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने पर कभी कोई ट्वीट कर देती है, पोस्ट कर देती है। इस चीज को पिछले 3 वर्षों में प्रशांत किशोर ने, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने पहली बार बिहार के लोगों को समझाया कि राजनीति का मतलब होता है निवेश करना। पिछले 3 वर्षों से वो आदमी पैदल चल रहा है
और अपने पैदल चलने के कारण 1.25 करोड़ लोगों की पार्टी बना ली 2 अक्टूबर 24 को। और आज स्थिति देखिए कि हम चैनलों पर देखते हैं, यूट्यूब चैनल पर, दूसरे चैनलों पर, अखबारों में पढ़ते हैं कि वो जहां कहीं जाते हैं तो एक जबरदस्त भीड़ लगती है। कौन है मतलब प्रशांत मुझे किशोर? ये मतलब है कि अगर राजनीति में निवेश करना है तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जैसा कीजिए, क्योंकि आपको ग्राउंड में निकलना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को देखना पड़ेगा, इसमें सुनना इसमें पड़ेगा, एक उदाहरण, नेता बन पाएंगे, राजनीतिज्ञ बन पाएंगे और लोगों को लगेगा कि भाई इनको अब चुनाव में उतारा है, अब इनको जिताएं भी और इनको सत्ता में लाए भी। लेकिन ये काम रोहिणी आचार्य ने नहीं किया है, जनता के बीच, उनकी समस्याओं के बीच रोहिणी आचार्य नहीं पहुंची। गुड्डू जी, कोई ये मतलब बात तो नहीं। परिवार पर भी लागू होती है। राबड़ी देवी ने कौन सा जन आंदोलन खड़ा किया है? राबड़ी बिल्कुल। देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही, लालू यादव जी ने तो चलिए बहुत कुछ किया, राबड़ी देवी जी ने क्या किया, मीसा भारती जी ने क्या किया, वो भी तो सांसद बनकर बैठी हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव ने भी, अगर आप देखिए कुछ गिने चुने कार्यक्रमों को देख लीजिए, उसके अलावा तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी परिणाम तक किसी आंदोलन को पहुंचाया हो। जनता के मुद्दों पर देखिए, ठीक है, आज बोलते हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। मेरा सवाल थोड़ा ये है गुड्डू जी कि परिवार में सभी सदस्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी से कम नहीं, और सभी कहते हैं हमें तुमसे ज्यादा दम नहीं। ये बातें जो हमें देखने को मिल रही है गुड्डू जी, संजय यादव का जो नाम सामने आ रहा है, परिवार में ये जो लड़ाई चल रही है, ये किस तरह की गुटबाजी है? बिहार के ये लोग हम इसको बता थोड़ा रहे हैं आप, समझना चाहते हैं। लोगों ये का हम बता रहे हैं। इमोशनल जुड़ा हुआ है गुड्डू जी। आप समझिए, लालू यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे लोग दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक दौर में उन्होंने कई चीजें ऐसी की हैं, आज भले वो चीजें नहीं बची हैं, लेकिन परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, हम एक बात बताते हैं, लालू यादव आज भी बिहार के बहुत सम्मानित नेता हैं। लालू यादव को इतना सजा याफ्ता होने के बावजूद बड़ा सम्मान है हमारे मन में लालू यादव के प्रति, कि उनको, उसके कई कारण है। एक सिस्टम है, 900 करोड़ रुपए के घोटाले का उन पर आरोप है, चारा घोटाले का, और उस पर उनको सजाएं हुई हैं कुछ कुछ कोर्ट से, कई कई केस में। इसके बावजूद हम उनको एक बुरा आदमी नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि एक पॉलिटिकल ट्रेंड है। चारा चोरी में जगन्नाथ मिश्रा का नाम आया, आर.के. राणा का नाम आया, सजल चक्रवर्ती का नाम आया, लेकिन उन तमाम लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है वो नाम लेने का। लेकिन अगर हम लालू यादव, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं लालू यादव को, हम ये बता रहे हैं कि लालू यादव ने संघर्ष किया, और एक किसान के बेटा से, एक चपरासी से, एक छात्र नेता से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और इसके लिए उनका निवेश था, उनका ये संघर्ष था जो वहां तक लाया। लेकिन ये तो सिर्फ लालू प्रसाद की बात है, अब उनके बेटे बेटियों की बात कर लीजिए। मीसा भारती सांसद हैं, क्या निवेश है उनका पटना में या बिहार की राजनीति में? आपने नाम लिया राबड़ी देवी का, क्या निवेश है उनका बिहार की राजनीति के लिए, और उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री बन गई। तेजस्वी जी का क्या निवेश है? आपको एक उदाहरण देकर के हम समझाना चाहते हैं। 2005 से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गए। 20 साल का विपक्ष कौन था? 20 साल का विपक्ष तेजस्वी यादव थे, राजद थी, यही ना विपक्ष था। बीच में अगर कुछ कुछ 2-2.5 वर्षों के कार्यकाल को हटा दें तो ये तेजस्वी यादव थे। आपने कभी सुना कि तेजस्वी यादव या उनके परिवार ने भाजपा के स्टेट के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के जो उनका रवैया रहा है, उन्होंने एक माइनॉरिटी का कॉलेज हड़प लिया, राजेश साहू नाम के एक व्यक्ति की हत्या करवा दी, उस हत्या को छिपाने बचाने के लिए वहां के जो एसपी थे उनकी पत्नी को नकली ढंग से एमबीबीएस पास कराया, वहां के जो तत्कालीन डीआईजी थे उनकी पत्नी को एक बिना कोर्स किए, पढ़ाई किए, उनको डिग्री दी गई। ये सब कभी किसी ने आपको सुना कि राजद के किसी परिवार के लोगों ने इस मामले को उजागर किया? नहीं किया। इनकी एक मिली भगत थी कि आप भी जो कुछ गलत कर रहे हो करो, हमको भी करने दो, व्यक्तिगत तौर पर हम लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे और जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे कि हम विपक्ष में हैं। आज उसका भांडा फोड़ दिया प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने, बारी बारी से। सम्राट चौधरी इतना गाली दे रहे थे
लालू यादव को ठीक। क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब नहीं सूझ रहा था। सारी बातें चूंकि मीडिया के सामने है, जनता के सामने, पब्लिक के सामने है, जितने भी आरोप प्रशांत किशोर ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर लगाए, ये आरोप चाहती तो राजद भी लगा सकती थी, लेकिन यही हम कैसे कहना लगाती? चाह रहे हैं जी, यही। जब अपना दामन दाग से भरा हो तो दूसरों पर आरोप कोई कैसे लगाएगा? राजद जब भी किसी ऐसे आरोप का जिक्र करेगी, उसके खुद के इतने जंगल राज के काले चिट्ठे एक खुलने लग एक जाएंगे। सेकंड, ये भी हम हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके आरोप कितने सही हैं। अशोक चौधरी 56 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गए, बेटी को लोजपा से टिकट खरीद करके सांसद बनवा दिया, शांभवी को समस्तीपुर से। और उनकी जो पिता थे महावीर प्रसाद चौधरी, वो कांग्रेस के नेता थे, ये जदयू के हैं, दामाद आरएसएस के हैं, बेटी लोजपा की है। ये सब क्या चल रहा है? ये सब जनता को बेवकूफ बनाना है, लोकतंत्र के नाम पर तमाम चीजों को बर्बाद करना है, जिसके पीछे कहीं कोई मतलब यहाँ के युवाओं की, महिलाओं की, दलित की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को छिपा करके खुद ऐश करना है। यही राजनीति है बिहार की, और इस पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया है। ये तो वो पहलू हो गया जिसका जिक्र चलिए प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं, और इनके पूरे मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो लालू परिवार में हम चल यही रहा है, लालू हम परिवार यही में कह चल रहा है, मेरा कहने हम का यही कहना मतलब इतना है गुड्डू जी, कि जो लोग बिहार की राजनीति में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ एक घराने से आते हैं, उनसे बिहार के लोग इतना जुड़े हुए हैं, और शायद चुनाव के वक्त लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं, उनको सिर्फ याद रहता है कि ये लालू जी के बेटे हैं, लालू जी की बेटी है, अब इनको चुनाव में हमें वोट दे देना है, हमारी जाति के हैं, हमारे इस परिवार से है। और इस तरह की राजनीति जो हो रही है, इसका मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन इससे भी अंदर की बात जो गुड्डू जी मैं आपसे समझना चाह रही थी, वो ये कि ये कुर्सी का खेल है परिवार के अंदर, या फिर यहाँ कोई भीतर घात हो रहा है? अब ये जो लड़ाई बंदरबांधी चल रही है, इसमें क्या परिणाम आ सकता है? देखिए अर्पिता जी, आप बहुत मंझी हुई पत्रकार हैं, आपकी एक अलग विशिष्ट पहचान है पत्रकारिता जगत में, खासकर डिजिटल मीडिया में। ये जो आपने कुर्सी की बात की, ये 1000% सही है। वो सही इसलिए है, ये विवाद कैसे शुरू हुआ? ये विवाद ऐसे शुरू हुआ कि संजय यादव नाम के आदमी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वो तेजस्वी के मित्र हैं। तेजस्वी ने ला करके उनको बिहार के कोटे से राज्यसभा सदस्य बना दिया। उसकी वजह से कई लोगों को परिवार में बहुत दिक्कत है। रोहिणी को दिक्कत है, तेज प्रताप को दिक्कत है। आपने देखा कि ये जो तमाम चीजें हैं भी, जो उनका लव अफेयर्स वगैरह सामने आया तेज प्रताप का, ये सब पॉलिटिकली मैनेज्ड था। ये सब परिवार का एक मतलब वो बदला लेने वाला जैसा स्थिति है कि ऐसे करेंगे तो ये है, वो सब पॉलिटिकली एक मिजर्ड था वो कदम जो था उनका। अब वो देख लीजिए रोहिणी के साथ मामला। अरे भाई, आप बेटी हैं, आपने अपनी माता को, पिता को किडनी दे दिया, हार्ट दे दिया, खून दे दिया, पैसा दे दिया, कुछ भी दे दिया। इससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है कि आपने क्या दे दिया, आपको क्या मिल गया? अब उन चीजों के लिए आप कोई पॉलिटिकल सीट, पॉलिटिकल कुर्सी क्यों चाहती हैं? आप अनफॉलो कर दिया कि फॉलो कर दिया, उससे क्या मतलब? बात शुरू हुई थी, वो जो रथ बना था, उस रथ पर आगे की सीट पर तेजस्वी को छोड़ करके संजय यादव बैठे हुए थे। अब इसको लेकर के परिवार में कई लोगों को दिक्कत आ गई, रोहिणी क्यों नहीं बैठी, उसमें मीसा को क्यों नहीं बैठाया, तेज प्रताप को क्यों नहीं बुलाया? वो मतलब परिवारवाद की जकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि उसमें कोई अगर बैठा ही दिया, पॉलिटिकल साथी है, सांसद है, तो इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि इस दल के पास कोई दर्शन अब नहीं बचा है। जब से लालू यादव की स्थिति कमजोर हुई है पॉलिटिकली कई कारणों से, तो अब जब कमान आई है तेजस्वी वगैरह के हाथ में, तो इनके सलाहकार पता नहीं कैसे हैं, ये खुद क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इस तरह की बात करते हैं। अब ये गाड़ी से घूम रहे हैं। अब ये गाड़ी से घूमने में वो क्या होगा? आपको, हमको तो लगता है, एक हम वोटर के रूप में देखते हैं कि हम लालू यादव के परिवार का बड़ा सम्मान करते हैं,
कि लालू यादव के परिवार ने बिहार में जो जिस तरह की एक सामंती व्यवस्था थी, ये बात सही है कि 90 के दशक के आसपास एक गांव का अभी भी गांव में वो सामंती जकड़ देखने को मिलती है कि कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक कहीं किसी बड़े लोगों के, बड़े किसानों, जमींदार तो बचे नहीं जमींदारी और एबोलिशन के बाद, लेकिन जो बड़े किसान थे या जो पैसे कौड़ी वाले लोग थे, उनके सामने लोग खटिया पर नहीं बैठते थे, उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं, वो एक परंपरा चली आ रही थी। लालू यादव ने इसको तोड़ा और इसमें कोई, आपको याद होगा, माने हम जो फील करते हैं कि जो पहला 4-5 साल था लालू यादव का, वो गरीबों के नेता थे, और उसके बाद एक फेज आया जिसमें वो पिछड़ों के नेता हो गए, और उसके बाद एक ऐसा फेज आया जिसमें यादवों के नेता हो गए, और अब तो हमको लगता है कि यादवों के भी नेता नहीं है, तो वो परिवार के नेता हैं। बहुत सारी चीजें भी, रोहिणी, मीसा, संजय, तेजस्वी, तेज प्रताप, सारी राजनीति वही है, उनको आपकी उनको बातों कोई से मतलब नहीं। आपकी बातों से एक मुझे बहुत अच्छा विचार मन में आया कि अगर संजय यादव फ्रंट कुर्सी पर बैठ ही गए तो इससे दिक्कत हुई ही क्यों? आखिर वो यात्रा किसी परिवार की यात्रा तो थी नहीं, जहां भाई ना बैठे तो बहन ही बैठे, बहन ना बैठे तो भतीजा ही बैठे। आखिर वो कुर्सी कोई सेट कुर्सी तो थी नहीं कि भैया यहाँ इसके अलावा कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। तो अगर संजय यादव वहां बैठ ही गए, संजय यादव भी राजद के ही नेता हैं, राजद के राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके बैठने से अगर परिवार के लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि राजद पर सिर्फ कब्जा उस परिवार के लोग ही चाहते हैं, और यही बात परिवार में टूट का बड़ा कारण भी बन रही है और पार्टी में भी फूट का बड़ा कारण बन रही है। तो संजय यादव हो या कोई और राजद का बड़ा नेता हो, उस परिवार से बाहर का अगर बैठेगा तो इस परिवार के लोगों को बेचैनी भी होगी, दिक्कत भी होगी, और शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति में जो मुकाम राजद का हो सकता था वो अब नहीं बचा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के सहारे काफी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल तक बार बार नहीं पहुंच पाते क्योंकि परिवार के कुछ लोग ही पैर वापस खींच लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां तेजस्वी की अपनी भी नजर आती है। गुड्डू जी, पूरी बातचीत में मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। फाइनल कमेंट यही है कि बिहार के लोगों को यह बात समझनी चाहिए, एक लाइन का फॉर्मूला है कि राजनीति में कौन कितना निवेश कर रहा है, उसके हिसाब से बिहार के लोगों को उसकी पूर्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वो है, अशोक चौधरी को आप देख लीजिए कि अशोक चौधरी ने बिहार के लोगों का क्या भला किया। वो चुनाव तक नहीं लड़े, एमएलसी बनकर के मंत्री रहे, और मंत्री बनकर के तमाम सारा रुपया, अभी 200 करोड़ रुपया का जो मामला सामने आया, कितनी जमीनें खरीदी, ये जो भ्रष्टाचार सामने आया, इस भ्रष्टाचार के घोटाले ने पूरी सरकार को फंसा दिया है। नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल है, जो सरकार यह कहती थी डंके की चोट पर कि हम क्राइम और करप्शन और कॉम्युनलिज्म, इन चीजों पर कोई समझौता नहीं करेंगे और बहुत ही मेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी। अब तो सब पर सवाल उठ रहा है, तो ऐसे लोगों को अब ये सवाल है कि उनमें कितना आरोप में दम है और कितना क्या है, जांच होगी कि नहीं होगी, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बिहार के युवा जागे और बिहार के ऐसे लोग जागे और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपे जिन्होंने राजनीति में निवेश किया है और राजनीति को आम लोगों के जीवन दशा में सुधार का साधन मानते हैं। धन बटोरू अगर कोई फैक्ट्री मान चलाते हैं या धन के लिए आए हैं या पुलिस से बचने के लिए, प्रशासन से बचने के लिए, बहुत सारे बालू माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया, ऐसे लोग राजनीति में शरण पाते हैं। तो जनता को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए जिन लोगों का इरादा इसका नेक नहीं है, चाहे वो किसी दल के हों, कोई परिवार के हों, सबके साथ एक समान सलूक करना चाहिए जनता को। और मेरा एक तरह से विश्वास है कि 74 का आंदोलन जो पूरे देश में फैल गया था, बिहार ने उसकी शुरुआत की थी। ये 2025 का चुनाव भाग्य लिखेगा, कई दलों का और कई राजनीतिक व्यक्तित्व का ये ऐसा चुनाव होगा। जी
का आपने कहा कि इस बार के चुनाव में काफी नई-नई चीजें देखने को मिल रही हैं और ये चीजें काफी ग्राउंड पर दिख रही हैं, सिर्फ सुर्खियों में नहीं दिख रही हैं, मीडिया के बीच में नहीं दिख रही हैं, जमीन पर दिख रही है, जनता के बीच में दिख रही है। चलिए गुड्डू जी, अभी तो ये राजनीति चलती रहेगी, चुनाव तक बहुत सारी तस्वीरें बनेंगी भी और बिगड़ेंगी भी, जिन पर लगातार हम आपसे अपडेट्स भी लेंगे और आपसे समझेंगे भी बिहार की राजनीति को। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने बहुत के लिए। बहुत बहुत